वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? हमने लास्ट क्लास में हमने शुरू की थी इसका जो सेकंड एक्सरसाइज थी ना, ग्रुप थ्योरी का, वो हमने शुरू किया था। अब जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके आगे का हम शुरू करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था ये सब ग्रुप शुरू किया था। ठीक है, अब हम सब ग्रुप के हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में, पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, उसकी कुछ थ्योरम और उसके बाद में उसकी कुछ एक एग्जाम्पल, ये सभी पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं साइक्लिक ग्रुप्स। तो ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ये नाम क्यों पड़ा है, साइक्लिक ग्रुप इसे क्यों बोल रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें किताब में इसके बारे में कुछ छोटी सी थ्योरी लिखी है सभी बच्चों को समझाने के लिए। इसमें लिखा है कि अब हम विशेष प्रकार के समूहों का अध्ययन करेंगे जिनके सभी अवयव एक ही अवयव की पूर्णाघातों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। निम्न पर में से उपग्रुप की संरचना इंगित होती है। ठीक है, यानी कि कोई एक एलिमेंट है, उसकी हम क्या करेंगे, पावर्स को बढ़ाते जाएंगे और उससे जो ग्रुप, जो एलिमेंट्स मिलेंगे नए, उन सभी के कलेक्शन से जो ग्रुप बन रहा है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहली थ्योरम शुरू करते हैं। इसमें लिखा है थ्योरम 2.7, इसकी पहली थ्योरम है। इसमें लिखा है कि इफ A is an element of a group G, then is a subgroup ठीक है, ये है। इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो, इसे आप ध्यान से सभी बच्चे समझो। इसमें मैंने ये लिखा है थ्योरम में कि अगर ए कोई एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी का, तब क्या होगा कि एच कुछ इस प्रकार से है कि ए टू द पावर एन, ए तो वही एलिमेंट है, उसकी पावर कुछ एन, एन क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स का कलेक्शन होगा ना, जो इंटीजर्स के ए टू द पावर समथिंग कुछ ले लिया, उन सभी का कलेक्शन, उसको हमने एच नाम दिया है। तो ये एच है, वो क्या होगा, जी का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, सब ग्रुप इसे प्रूव करते हैं। अब हमने पिछले जो वीडियोस थे उनमें हमने पढ़ा था कि सब ग्रुप किसे प्रूव करते हैं, तो वो हमने देखा था उनमें, तो कुछ उसी टाइप से हम इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट x, y बिलोंग्स टू, हम h को क्या कर रहे हैं, g का सब ग्रुप दिखा रहे हैं। ये दोनों h के अंदर है, मान लेते हैं x और y h के एलिमेंट है। अगर ये h के एलिमेंट है तो इनकी ये दिखने भी कैसे चाहिए, h के एलिमेंट तो कुछ इस टाइप के हैं, तो इस टाइप के दिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें क्या करेंगे कि x को तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होगा, a टू द पावर m, और y हो जाएगा a टू द पावर n। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दिखाएंगे कि अगर हमारे पास में कोई दो एलिमेंट x और y है जो कि h के अंदर है, ठीक है, अगर हम सिर्फ इतना दिखा दें, क्या दिखा दें कि x y इनवर्स, ये जो एक नया बना है, एलिमेंट बना है, वो भी अगर h के अंदर है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, क्या ये कि ये सब ग्रुप होगा, h है वो सब ग्रुप है जी का, ये दिखा देंगे, ये प्रूव हो जाएगा।
तो इसको दिखाते हैं। x की जगह लिख देते हैं क्या, a⁻m। y की जगह क्या लिख देते हैं, y तो है a⁻n, उसकी पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, a⁻m a⁻n, और ये क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रा है, सिंपल अलजेब्रा, a⁻m-n। हमें पता है क्या है कि m और n दोनों इंटीजर है, दो नंबर इंटीजर नंबर है, तो उनको जोड़ना घटाना उनमें कुछ भी हो वो इंटीजर रहेगा। तो m में से n को घटाने के बाद में जो नंबर मिलेगा वो भी इंटीजर होगा। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये भी h का है ही है, h का एलिमेंट ही है। तो हम कह देंगे कि h क्या है, सब ग्रुप है G का। ठीक है, हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन है, उसको हम पढ़ लेते हैं। यानी जो साइक्लिक ग्रुप, इस साइक्लिक ग्रुप को हिंदी में चक्रीय ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सभी बच्चे हिंदी और इंग्लिश वाली दोनों टर्म्स को पढ़ेंगे ध्यान से। सवाल को, अगर किसी को कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो किताब में, हिंदी में किताब में सवाल पढ़े, उसको समझे। ठीक है, आगे लिखा है कि साइक्लिक ग्रुप, जो चक्रीय ग्रुप है उसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से लिखी गई है कि एक ग्रुप G इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू G सच दैट G इज इक्वल टू A ऑफ तो इसको कुछ इस प्रकार से डिनोट किया गया है, G ऑफ, वो ब्रैकेट लगाया गया है, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, दैट इज द एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम इंटीग्रल पावर ऑफ A इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ G। देखो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इस डेफिनेशन में कुछ ऐसा दिखाया गया है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ क्या कहती है आपकी डेफिनेशन। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास में कोई एलिमेंट A है, वो क्या है, G का एलिमेंट है। ठीक है, A कोई G का एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे कि अगर G पूरा का पूरा G है वो A से ही जनरेट हो रहा है। कैसे भाई, A से कैसे जनरेट हो रहा है, कि मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं कि G है, उसमें कुछ अलग अलग एलिमेंट है, जैसे E है, A है, B है, C है और D है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एलिमेंट्स है, लेकिन हमें पता है कि E को एस के हिसाब से लिखते हैं, a⁻0 लिख सकते हैं, ये तो a⁻1 है ही, और ये क्या हो जाएगा, ये इसको मान लेते हैं कि a³ हो गया, ये a² हो गया, ये कुछ और हो गया, a⁻6 हो गया। मतलब हम उस G के सभी एलिमेंट्स को A की कुछ क्या इंटीग्रल पावर के रूप में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ इनको, ऐसे कुछ प्लस माइनस कुछ भी इनमें लिख सकें, तो G है उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, हम कुछ साइक्लिक के एग्जाम्पल देखते हैं एक बार के लिए। अभी क्या A से जनरेट होने वाला कोई ग्रुप है, वो A से जनरेट हो रहा है, तो G कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई के लिए। अगर कोई ये गुणा के लिए हो गया, अगर कोई जोड़ के लिए हो तो माइनस का 3a, माइनस का 2a, माइनस का a, 0, a, 2a, 3a, ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है,
अब हमारे पास हमने कोई 2-3 ग्रुप है। इसमें जो ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप है वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो हम उस जिस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? जनक, है ना? जनक, उसे बोलेंगे जनक, जनरेटर। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि जनक क्या क्या है। क्या एक से अधिक जनक हो सकते हैं, ये भी देखेंगे, तो हमें पता चलेगा बिल्कुल हो सकते हैं। कई जगह एक से ज़्यादा जनक भी होंगे। इसमें हमारे पास सामने एक है 1, ओमेगा स्क्वायर। ये एक चक्रीय ग्रुप है गुणा के लिए, और इसमें जनरेटर देखना है। और ये है कि क्या? ये इकाई का घनमूल वाला है। इसमें एक कंडीशन दी और होती है कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। चलो देखते हैं। एक है, एक से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ओमेगा की पावर 1 बराबर ओमेगा हो गया, ओमेगा की पावर 2 बराबर ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 हो गया। यानी कि ओमेगा से जनरेट हो रहे हैं। अब ओमेगा स्क्वायर से जनरेट और करके देख लेते हैं अभी। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 से ओमेगा स्क्वायर की पावर स्क्वायर से ओमेगा। कैसे? ओमेगा की स्क्वायर कितना हो गया? ओमेगा की स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ओमेगा की पावर 4। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ओमेगा बच गया। ओमेगा स्क्वायर की क्यूब, हमें पता ही है 2 बाहर चला जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 हो गया ये तो। यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की दोनों इसकी क्या है? जनरेटर है। चलो हम एक और एग्जांपल पर बात कर लेते हैं। एक से अगला, इसके बाद में जो अगला है ना एग्जांपल, वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें दिया गया है 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। तो हमें ये तो सामने दिख रहा है। 1 की मल्टीप्लाई हम कितनी ही खुद से कर दें, हमें 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 1 मिल जाएगा, लेकिन और फिर से -1 करेंगे तो -1 मिल जाएगा। यानी 1 और -1 तो मिल रहा है -1 से, और कुछ नहीं मिल रहा। तो ये दोनों तो जनरेटर हो ही नहीं सकते। अब आयोटा के देखते हैं, तो आयोटा की पावर 1 कितना हो गया? ये हो गया आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1 हो गया। आयोटा क्यूब क्या हो गया? माइनस आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 4 क्या हो गया? 1 हो गया। और सेम एज माइनस आयोटा की पावर 1 क्या हो गया? माइनस आयोटा हो गया। माइनस आयोटा की स्क्वायर क्या हो गया? -1 हो गया। माइनस आयोटा की क्यूब क्या हो गया? आयोटा हो गया। माइनस आयोटा की पावर 4 क्या हो गया? 1 हो गया। तो मिल रहा है इसमें भी। यानी आयोटा और माइनस आयोटा क्या है? इसकी जनरेटर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं z, प्लस पर। हमारे सामने एक और एग्जांपल है। वो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। तो हम जानते हैं इंटीजर नंबर्स को जानते हैं ना आप सभी? बताओ, इंटीजर नंबर्स के बारे में बात करते हैं। इंटीजर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार चलता रहेगा।
जीरो भी होगा और माइनस वाला भी होगा, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये है मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी की तरफ ऐसे, और इसमें सभी के सभी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो भी है। अब हमें बताना है कि इसके जनक क्या होंगे। हमें पहली बात तो ये दिख रही है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, अपरिमित है। बिल्कुल सही बात है, हमें पता ही नहीं कितने हैं, तो अपरिमित है, ठीक है, इनफाइनाइट है। तो शुरू करते हैं कि इसके जनक कितने होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अगर हम जो प्लस वाले सभी नंबर है ना उनको देखते हैं, तो 1 1 है, एक में एक जोड़ेंगे 2 मिलेगा, उसमें एक जोड़ेंगे 3 मिलेगा, इसमें एक जोड़ेंगे 4 मिलेगा, उसमें एक जोड़ेंगे 5 मिलेगा, उसमें एक जोड़ेंगे 6 मिलेगा, उसमें एक जोड़ेंगे 7 मिलेगा, इस प्रकार मिलेगा। माइनस वाले नंबर है उनमें -1 है, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2 मिलेगा, -1 में -3 जोड़ेंगे तो -3 मिलेगा, -3 में -1 जोड़ेंगे तो -4 मिलेगा, -3 में -1 जोड़ेंगे -4, -4 में -1 जोड़ेंगे -5, इस प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन अगर -1 और +1 को जोड़े तो 0 मिलेगा, यानी यहाँ पर -1 और +1 दोनों के दोनों क्या है, इसके जनक है। ठीक है, इसके जनक क्या है, 1, -1 है। ठीक है, यहाँ लिखा है इसके 2 जनक है, बिल्कुल 2 जनक है, और ये दोनों है। यहाँ पर एक और हमारे पास में ग्रुप है, वो ग्रुप कुछ इस प्रकार से है, लिखा है Z4। Z4 का मतलब 0 1 2 2 3। ठीक है, इन नंबर्स को जोड़ना कैसे है तो वो भी दे दिया यहाँ पर पास में ही। और अब हमें बताना है कि इसमें जनक कौन कौन से होंगे। जनक बताओ, बताओ भाई, कोई भी बता सकता है। 0 को हम 0 में जोड़ते रहेंगे, कोई दूसरा एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो 0 तो जनक है ही नहीं। 1 देखते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 0 मिल जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में मॉड्यूलो 4 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि इसका जनक 1 तो क्या हो गया, 1 है। 2 जोड़ते हैं, 2 देखते हैं, 2 2 2 मिल गया, 2 को लिया तो इसमें एक 2 तो मिल गया, 2 और 2 जोड़ते हैं 4, 4 का 0 हो गया, उसमें 2 जोड़ते हैं वापस 2 आ गया, फिर से 2 जोड़ते हैं 0 आ गया, 2 और 0, तो 2 में कोई हम जितनी भी बार 2 जोड़ेंगे तो या तो 2 मिलेगा या 0 मिलेगा, और कुछ मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो 2 तो इसका हो ही नहीं सकता। अब बचा 3 के बारे में देखते हैं। 3, ठीक है, 3 मिल गया। अब 3 में 3 जोड़ते हैं, क्या मिला, 6, 6 में मॉड्यूलो 4 लगाएंगे तो क्या आएगा, 2। फिर से हम क्या करते हैं कि 3 को 3 बार जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9। 9 में मॉड्यूलो 4 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1, 1 भी मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया। 0 कैसे मिलेगा, 3 को 4 बार जोड़ते हैं 12, तो 0 मिल गया। यानी इसका एक तो जनक 1 है और एक इसका जनक क्या है, 3 है। ठीक है, हो गया, ये 2 थे। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं थ्योरम्स पर। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स भी है, उन सभी पर बात कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे थ्योरम से पहले कुछ लिखा है कि थ्योरम्स को लिए लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। जो हम थ्योरम्स पढ़ेंगे वो सभी थ्योरम्स क्या है, प्रॉपर्टीज है किसके, साइक्लिक ग्रुप्स की।
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। अब हम इसमें थ्योरम, पहला थ्योरम पढ़ते हैं। इसमें थ्योरम, पहला थ्योरम है, उसका नाम रखा है थ्योरम 2.8। उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। थ्योरम 2.8, एवरी cyclic group is abelian. Converse is not true. हर एक अबेलियन साइक्लिक नहीं हो सकता, लेकिन हर एक साइक्लिक अबेलियन है। बताओ कैसे? बहुत इजी है। साइक्लिक ग्रुप है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं लिख के हम लिखते हैं इसको, जी जनरेटेड बाय ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जी के अंदर दो एलिमेंट लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये जी में बिलोंग कर रहा है, x और y। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a टू द पावर m, y इज इक्वल टू क्या हो गया, a टू द पावर n, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि क्या दिखाना है हमें दिखाना है कि एक्स वाई जो कि किसके बराबर होगा, वाई एक्स के बराबर होगा, ये दिखाना है। एक्स की जगह हो गया क्या, ए टू द पावर एम, वाई की पावर हो गया ए टू द पावर वाई, हो गया ए टू द पावर एन। और अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से जानते हैं, जब बेस आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो m प्लस एन हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि m प्लस एन और n प्लस m बराबर होता है, क्योंकि जो न्यूमेरिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ये इंटीजर नंबर होता है n और m, तो ये दोनों क्या है, कम्यूटेटिव होते हैं। a टू द पावर n, a टू द पावर m, जो कि क्या है, y ऑफ x है। तो ये हो गया प्रूव, थ्योरम 2.8। तो 2.8 प्रूव हो चुकी है। इसके बाद हम शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। थ्योरम पढ़ते हैं आगे का। इस थ्योरम के साथ में कुछ रिमार्क लिखा है। रिमार्क में लिखा है कि अबेलियन समूह का सक्रिय होना आवश्यक नहीं है, यानी कि अबेलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। भी तो मैंने पहले ही बात बताती थी, आर कोमा प्लस अबेली किंतु चक्रीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्या रियल नंबर सक्रिय नहीं होते, साइक्लिक नहीं होते? सच में अबेलियन होते? साइक्लिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा इसको? हाँ, साइक्लिक कहाँ होते हैं, रियल नंबर साइक्लिक थोड़ी होता है, जबकि वो अबेलियन तो होता है। चलो हम थ्योरम 2.9 पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं, दिखाते हैं। थ्योरम 2.9, और इसमें लिखा है कि इफ A is a generator of cyclic group, then A inverse is also a generator. If A is a generator of a cyclic group, group G, then A inverse is also generator of G. इसको दिखाने की जरूरत, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी होता है कि आल्सो ए जनरेटर। चलो
प्रूव करते हैं थ्योरम। हमें बताए कि जनरेटर है, साइक्लिक ग्रुप है, जी है, वो साइक्लिक ग्रुप है, तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट जी, लेट क्यों लिखा हुआ है, ये तो लेट कर ही नहीं सकते, जो चीज़ दे रखी है उसको लेट कैसे करेंगे। तो ए से जनरेट हो रहा है, हो रहा है ए से जनरेट, ये तो अब क्या करें। तो हम मानते हैं कि इसमें अब हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू g, x भी को g का अवयव है, तो देन x should be written as x is equal to a to the power n, या m कर देता हूँ, मैं n कर देता हूँ, for some ठीक है। तो उसको किसी इंटीजर a टू द पावर किसी इंटीजर की फॉर्म के रूप में लिख सकेंगे, तो लिखते हैं। अब ऐसा लिख दिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, a टू द पावर -1 टू द पावर -n। ये तो बेसिक अलजेब्रा है। घातें अगर किसी की ऐसे करके घात लिखी होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि अब घातें एक दूसरे की गुणा होती है, तो -1 की उल्टी -n से होगी तो n आ जाएगा, इसका मतलब है। अब ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये ऐसा चीज़ दिखा रही है कि जो x है वो -1 टू द पावर -n है लिखा गया, यानी कि यहाँ पर x है वो -1 से जनरेट हो रहा है। देन g is also generated by a to the power -1, that's it। जो पूर्णांक घात है तो पूर्णांक घात है -n भी हो गया। थ्योरम 2.10 पर बात करते हैं। अब चलते हैं 2.10 की तरफ। मैं पूरा लाइव भी हटा देता हूँ। ठीक है, थ्योरम 2.10। थ्योरम 2.10 क्या कहती है, ये कहती है कि द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द इट्स जनरेटर, ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। बहुत ही प्यारी थ्योरम है ये। द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक group is equal to the order of its ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो उसके क्या है कि जनरेटर का भी ऑर्डर के बराबर होता है। यानी कि हमें क्या दिखाना है, इतनी देर हम क्या लिख रहे थे, और ये लिख रहे थे ना ऐसे जी ऑफ ये जी ऐसे जनरेट हो रहा है। तो अब हम इसको, इसका मतलब ये भी है कि ऑर्डर ऑफ जी है ना वो किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है। इस ग्रुप का ऑर्डर यानी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, अगर ये ग्रुप फाइनाइट है तब, अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर तो वो जो क्या बोलते हैं इसका, ये भी एक से ज़्यादा होंगे, हो सकते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, तो अगर फाइनाइट है तो उसको जो जनरेट करने वाला है तो उसके इक्वल होगा इसका ऑर्डर।
ठीक है, ये बात है। इसमें हम सबसे पहले क्या मानते हैं, अभी तक जैसे मानते थे वैसे ही मानते हैं कि जी है वो क्या है, ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ में हम ये भी मान लेते हैं, लेकिन अब अलग अलग मानेंगे। हमें अब यहाँ पर प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ ए है ना बराबर होता है। अब हम अलग अलग लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी है वो तो लेके चलेंगे एम, और ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या लेके चलेंगे एन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है और जी, ये जो जी पूरा का पूरा ए से जनरेट हो रहा है, तो ए के जो अवयव है ना ए है, ये तो ए की। अब हम क्या करते हैं कि एक और मानते हैं उपग्रुप जो कि एच है, ठीक है। एच एक उपग्रुप मानते हैं, वो कुछ इस प्रकार का है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर एन जो कि ई। तो इससे क्या दिखता है कि ये एच है वो क्या है, जी का उपग्रुप है। एच जी का उपग्रुप, उपसमूह या उपग्रुप है, तथा एच ऑर्डर ऑफ एच वो क्या होगा, एम एन होगा, दिख रहा है सामने, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि क्या, कि जो ऑर्डर ऑफ एच है ना और वो ऑर्डर ऑफ जी है वो बराबर है, यानी कि एम और एन को बराबर प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना है। तो करते हैं। सर सही नहीं, इसमें कैसे प्रूव करें। एक चीज तो प्रूव होगी है, क्या, अगर ये ए से जनरेट हो रहा है और हम मान लेते हैं कि ए ही सबसे छोटा एलिमेंट है इसका, तो एक चीज तो दिख रही है कि एन है वो एम से छोटा तो है, यानी कि एन इज लेस देन इक्वल टू एम। ये चीज तो पक्का है, देखने से पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि जो एच है वो सब ग्रुप सबसेट है किसका, जी का, इसका सबसेट है, तो इन दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका उल्टा प्रूव करते हैं, अपोजिट। कैसे प्रूव करें इसका अपोजिट। अपोजिट प्रूव ये करना है कि जो जी है वो एच या एम एन से बड़ा, ऐसा प्रूव करना है हमें, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। इसने तो कुछ अलग ही काम किया है। इसको हटा देते हैं बार के लिए। इसने अलग अलग केस बनाए, दो केस लिए हैं। केस प्रथम में लिखा है कि m जो कि बड़ा और बराबर है n के, तब क्या होगा, ऐसा लिखा है इसने। m को छोटा माना है। अरे यार ये काम तो उल्टा किया इसने, m और n को बढ़ा लिया इसने। अगर ये मान लें, यदि है तो, अगर ये ऐसा है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर m n से छोटा या बराबर है, अगर ये m है ना, ये n से छोटा है, यानी n यहाँ है, तो m कहीं यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इनमें आएगा, और कहाँ आएगा, सीधी सी बात है। अगर इनमें आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, a टू द पावर जो m है वो किस में बिलोंग करेगा, वो a टू द पावर जो m है वो किसके अंदर है। इसको देख रहे तो इसमें लग रहा है g में ही है, लेकिन यहाँ से क्या आ जाएगा, ये h में भी आ जाएगा,
क्योंकि ये तो ई शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया एच का। उल्टा लिख दिया क्या फिर से? क्या हुआ, m इज लेस देन इक्वल टू n है, तो a टू द पावर m है वो h में बिलोंग करेगा, करेगा h में बिलोंग करेगा, लेकिन है क्या a टू द पावर, वैसे m है किसके अंदर, g के अंदर है, तो क्या हो गया m जो h है वो हो गया सबसेट हो गया किसका, g का हो गया, ठीक है, h सबसेट हो गया किसका, g का हो गया। अब बाकी दूसरा वाला काम देखते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड कहता है कि अगर m बड़ा हो जाए n से तब क्या होगा। अगर m n से बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे कि m को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, n q प्लस r, इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, a टू द पावर m बराबर लिखेंगे a टू द पावर n q प्लस r, तो a टू द पावर m बराबर क्या हो गया, a टू द पावर n q और a टू द पावर r, इससे क्या आ जाएगा a टू द पावर m बराबर a टू द पावर, a है ना, ऑर्डर ऑफ a अगर n है तो इसका मतलब a टू द पावर n क्या हो गया, e हो जाएगा, और ये तो हो गया e, और हमें यहां से पता है क्या, ये विभाजन वाली प्रमेय है कि अगर m n से बड़ा है तो n का हम m में भाग देंगे तो r है वो क्या होगा, n से छोटा होगा, r है ना वो क्या होगा, n से छोटा होगा, n से छोटा है, तो यानी कि जो a टू द पावर m है, यहां से क्या मिला, यहां से ये मिला, देखो a टू द पावर m बराबर आ गया a टू द पावर r के, a टू द पावर r वापिस क्या है, वो फिर से ये h के अंदर है, बिलोंग्स टू h, ठीक है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, फिर से h में, अगर ये h में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, g है वो क्या है, a टू द पावर m वैसे किस में बिलोंग कर रहा था, g के अंदर, अब ये h में बिलोंग कर रहा है, यानी कि g है वो h का सबसेट हो गया, हमने h, g तो सबसेट है ही, h तो वैसे भी सबसेट है, ये तो है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है ये, क्यों है, क्यों, ये यहाँ से नहीं है, ये है, क्योंकि ये उपग्रुप है इसलिए, उपसमूह है इसलिए है, और वो हमने दिखा दिया है कि h है वो सबसेट, वो g सबसेट है h का, यहाँ से हमने ये दिखा दिया, तो इन दोनों से g और h दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर है तो इन दोनों के ऑर्डर भी बराबर ही होंगे, बस हो गया ये। आगे लिखते हैं हम उसकी एक कोरोलरी लिखते हैं उसकी, ठीक है, लाना पड़ेगा यार, ठीक है, ये है। अब हम पढ़ते हैं कोरोलरी, कोरोलरी में क्या लिखा है, कोरोलरी के अंदर क्या लिखा है ये पढ़ते हैं।
कॉरोलरी के अंदर लिखा है कि ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अच्छी बात है, लिख गए ना। ए फाइनाइट साइकिल, एक फाइनाइट ग्रुप, ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is cyclic if and only if it has an element of order n। ठीक है, ये है। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, वो साइक्लिक होगा यदि और केवल यदि, यानी कि साइक्लिक होगा कब, जब उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी n है। तब अगर वो n एलिमेंट का, n ऑर्डर का एलिमेंट भी रखता है तो साइक्लिक होगा फाइनाइट ग्रुप। ये बात सब फाइनाइट ग्रुप की हो रही है। ठीक है, चलो यह है कॉरोलरी। इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि जी है वो ए से जनरेट हो रहा है और n कोटि का एक परिमित सक्रिय ग्रुप है, तब उपरोक्त प्रमेय जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान होगा। बिल्कुल होता ही है। अगर हम उसको साइक्लिक मान लेते हैं तब तो, अगर हम साइक्लिक मान ले, अगर कोई ग्रुप जी है वो साइक्लिक है और ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो उसमें एक एलिमेंट ए, उसमें वही एलिमेंट ए ही तो है जिसका ऑर्डर n होगा। ये हो गया। अब हम उसका अपोजिट कन्वर्सली करते हैं। कन्वर्सली में क्या होगा कि मान लीजिए जी है, n कोटि का एक परिमित ग्रुप है और उसमें क्या है कि एक अवयव ऐसा विद्यमान है जिसका ऑर्डर n है। तब हमें प्रूव करना है कि वो एक चक्रीय ग्रुप है। और ये प्रूव कैसे करेंगे? वैसे करेंगे कि जी, अगर उसमें एक ऐसा एलिमेंट ए विद्यमान है जिसका ऑर्डर n है, तो हम क्या करेंगे कि उस ए से जनरेट होने वाला एक ग्रुप, दूसरा एक ग्रुप बना लेते हैं, सब ग्रुप बना लेते हैं जी का, एच, जो कि ए से जनरेट हो रहा है, तो एच है वो जी का सब ग्रुप हो गया। आगे लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो कि n है और वही ऑर्डर ऑफ एच है, तो ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी बराबर होगा। इस प्रकार जी एक ऐसा परिमित ग्रुप है। ठीक है यार, तो कर दिए इन लोगों ने। चलो इसे आप सभी पहले खुद पढ़ना, इसमें वैसे किताब में दे रखा है, ये कर लेना। फिर इसको मैं थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ाता हूँ। थ्योरम 2.11। इसमें लिखा है कि एवरी infinite cyclic has two and only two जनरेटर। प्रत्येक ए परिमित सक्रिय ग्रुप के केवल दो जनक होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। इसको हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट लेते हैं, उल्टा लेते हैं इसका।
क्या लेते हैं उसका उल्टा। हम वैसे जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई ग्रुप जी है, ठीक है, अगर ग्रुप जी ए से जनरेट हो रहा है तो वो क्या होगा, जनरेट किससे होगा, ए इनवर्स से भी जनरेट होगा। थोड़ी देर पहले मैंने सीखा था ये सब चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो ए और ए इनवर्स दोनों दोनों उसके जनरेटर होते हैं, ये हमने सीखा था थोड़ी देर पहले ही। ये थ्योरम है। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि अगर वो ए से जनरेट हो रहा है तो ए इनवर्स से भी जनरेट होता है ये, ठीक है, होता है। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि ए और ए इनवर्स है ना, वो अलग अलग है नहीं। हम इनको लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। हम मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर उसका क्या हो जाएगा, जनरेटर एक ही हो जाएगा। अगर ये बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर बराबर ई हो जाएगा, और उससे क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ 2, अगर ऑर्डर ऑफ ए है वो 2 हो गया, तो ऑर्डर ऑफ ए ही तो जनरेट कर रहा है जी को, तो जी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जी का जनरेटर, जी का ऑर्डर 2 होने से क्या हो जाएगा, मतलब उसका मतलब जी के अंदर एलिमेंट 2 ही है, मतलब वो परिमित ही नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे कि देन ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। ए और ए इनवर्स बराबर नहीं है, वो अलग अलग है और 2 जनरेटर है। बस यही चीज़ था इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद में जो ओहो, इसके बाद में हमने इसमें कुछ और भी प्रूव किया है कि टू शो दैट जी डज नॉट हैव एनी जनरेटर अदर देन दीज टू। इन दो के अलावा कोई और जनरेटर भी नहीं है, ये भी प्रूव किया हमने। वो कैसे प्रूव किया है, हमने मान लिया कि मान संभव हो तो ये मान लेते हैं कि ए टू द पावर एम, और एम क्या है, एक और माइनस एक नहीं है, इनके अलावा कुछ और है, वो भी इसका एक जनरेटर है। अगर ये जनरेटर है तो क्या हो जाएगा कि ए को जनरेट कर रहा है, ए टू द पावर एम से ए भी जनरेट होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। तो ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एम, और उसकी पावर कोई इंटीजर पावर एन और है, तो ए टू द पावर एम एन हो गया। अब ए टू द पावर एम एन, इन इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स अप्लाई कर देते हैं तो ई आ जाएगा। ई इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एन माइनस वन, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए है वो फिर से परिमित हो गया। इसका मतलब है उनका कोई और भी जनरेटर नहीं है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब ऐसा ही इसमें आगे और लिखा है, एक थ्योरम और है इसमें लिखा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का हर एक जो सब ग्रुप है वो भी साइक्लिक ग्रुप होगा, ये बताना है बस। तो बताना क्या, ये बहुत इजी है, इसे आप खुद करना, मैं लिख देता हूँ। है साइक्लिक ग्रुप है। आगे चलते हैं, कोरोलरी देखते हैं इसकी। इसकी एक और अच्छी और फेमस कोरोलरी है। वो कोरोलरी कुछ इस प्रकार से है कि क्या कहती है, वो इस प्रकार की है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप
of an infinite cyclic group is infinite. ये बात है, ये हमें दिखाना है। क्या दिखाना है? कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमें दिखाना है। कैसे दिखाएं भाई? कोई तो तरीका होगा इसका भी। इसमें मान लेते हैं पहले, सबसे पहले कि इसमें जो हमें साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या है? इसका जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसको जनरेट करता है ए। ठीक है, अब जी एच है वो जी का क्या है? उचित उपग्रुप है मान लेते हैं। एच इज इक्वल टू, यार एच को जनरेट कर रहा है ए टू द पावर एम। यार एम एक न्यूनतम पूर्णांक है जिसके लिए कि ए टू द पावर एम एच में बिलोंग करे। तो संभव हो तो मान लेते हैं कि इसको लिखते हैं ध्यान से, धीरे धीरे साथ साथ में। लेट जी इज जनरेटेड बाय ए, और ए क्या है? लिख रखा है ना, ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ये। ठीक है, अब इसके बाद में हम मान लेते हैं कि एच है वो जी का उचित उपग्रुप है, एंड एच इज प्रॉपर सबग्रुप, प्रॉपर साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी। जी का प्रॉपर साइक्लिक ग्रुप है, और वो क्या है? वो कुछ इसको इस प्रकार से दिखाते हैं। क्या? ए टू द पावर एम। ए टू द पावर एम से पूरा एच है ना वो जनरेट हो रहा है, और एम है वो न्यूनतम पूर्णांक है जिसके लिए क्या है कि ए टू द पावर एम है वो एच में बिलोंग करे। ठीक है, और संभव हो तो ये भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि ऑर्डर ऑफ एच है वो क्या है? पी है। ऑर्डर ऑफ एच पी है, तो ये एच है वो ए टू द पावर एम से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि ए टू द पावर एम और उसकी पावर पी वो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई होएगा कि नहीं होएगा? हो जाएगा। ए टू द पावर एम पी इज इक्वल टू ई। अब ये चीज है, इससे क्या मतलब निकल रहा है? इससे ये निकल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए है ना वो क्या है? इज फाइनाइट। इससे ये निकल के आ रहा है कि ये फाइनाइट है। ठीक है, ये है फाइनाइट। अब बताओ क्या करें? अगर ये फाइनाइट है तो इससे क्या निकल जाएगा कि जी भी, ऑर्डर ऑफ जी है ना वो भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, और ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है, इससे क्या आ जाएगा कि जी इज फाइनाइट। तो हमने कहाँ माना था? क्या माना था? वो गलत है माना था, जो ये माना था यहाँ पर ये गलत है। यानी कि एच की कोटि परिमित नहीं हो सकती। जो हमने पी मानी थी परिमित कोटि, वो नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने निगेट करते करते इसको हमने फाइनाइट पहुंचा दिया, जबकि ये क्या है? इनफाइनाइट है। तो यहां से वापस चलो, जो हमने शुरुआत में माना था वो गलत था। ये गलत था, फाइनाइट हो ही नहीं सकती। ऑर्डर ऑफ एच है, एच इज नॉट फाइनाइट। चलिए हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं थ्योरम 2.13।
ठीक है सर, पढ़ते हैं थ्योरम 2.13। थ्योरम 2.13 क्या कहती है? थ्योरम 2.13 कहती है कि अगर G, if G is generated by A is a cyclic group of order n and H is generated by A to the power S, then H is a cyclic subgroup of G of order n by D where D is the HCF of n and S। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। थ्योरम 2.13 लिख दूं क्या पूरा? If G is generated by A is a cyclic group of order n and H is generated by A to the power S, then H is a cyclic subgroup of G is of order n by D where D is HCF of n and S। ठीक है, ये करेंगे कैसे इसको? इसको सॉल्व कैसे करें? बात तो ये है, सबसे पहले इसमें मान लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ H, इसमें n दे रखा है तो इसको मान लेते हैं m, इसका ऑर्डर। अगर h का ऑर्डर n है तो इस a टू द पावर s का भी ऑर्डर क्या होगा? n m ही होगा। तो ऑर्डर ऑफ a भी क्या, a टू द पावर s, ये भी क्या होगा? m। इससे क्या आ जाएगा? a टू द पावर s उसकी पावर m क्या हो गया? e। और इससे क्या आ जाएगा? a टू द पावर m s इज इक्वल टू e। और ये क्या चीज़ दिखाता है? ये दिखाता है कि ऑर्डर ऑफ a है ना, वो ms को डिवाइड करता है इजीली, कि ऑर्डर ऑफ a डिवाइड ms। जबकि ऑर्डर ऑफ a क्या है? n है, तो n डिवाइड करता है क्या? ms को। बात तो ये है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दी गई है क्या? कि लेकिन एक चीज़ दी गई है क्या? कि D है वो HCF है किसका? N और S का। N और S का HCF क्या है? D है। अरे थका दियो। चलो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। गिवन D इज इक्वल टू HCF ऑफ N एंड S, यानी कि N बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? RD, और S बराबर क्या मान लेते हैं? QD। और ये उठा कर रख देते हैं यहाँ ऊपर वाले समीकरण में। तो n जगह क्या आ जाएगा? RD दैट कैन डिवाइड m तो है जो है Q ऑफ D। अब क्या होगा? D से D कट जाएगा और क्या लिख देंगे इसको? R कैन डिवाइड m Q। अब क्या करें हम इसको?
अब इससे ये आ गया कि ये तो वहां से भी निकाल सकते थे। और मेरे हिसाब से इसमें नए नए सिंबल लाने की जरूरत ही नहीं है, क्या लाने की जरूरत है? सही बात है, इसमें नए नए सिंबल लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें हम यहीं पर लिख सकते थे क्या कि अगर डी एच सी एफ है एन और एस का, तो डी एन को और एस को दोनों को डिवाइड करेगा, और उसके अलावा दोनों में ना कॉमन चीज़ को डिवाइड करने वाला डी है। ठीक है, दोनों में कॉमन चीज़ है ना वो डी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूँ कि एन बाई डी कैन डिवाइड किसको, एम को ऐसे लिख देता हूँ एस बाई डी। अब ठीक है, और ये डिवाइड होने के बाद में क्योंकि एच सी एफ है एन और एस का, और ये अगर इससे डिवाइड कर दें तो फिर ये जो नंबर बनेंगे एन बाई डी और एस बाई डी, ये एक दूसरे के क्या है, सापेक्ष क्या है, अभाज्य है। अब ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये नंबर इधर जो नंबर लिखा हुआ है वो इधर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड कर रहा है, एन बाई डिवाइड कर रहा है एम को। इसका मतलब निकला सिर्फ ये कि एन बाई डी कैन डिवाइड एम। ठीक है, ठीक हो गया, यानी कि ये आ गया। अब मैं इसका क्या करूं? जो मेरे सामने आया है उस वो कुछ काम का है कि नहीं है? हे भगवान, बोलो बोलो बोलो, आप लोग मेरी हेल्प करो। हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो ये h है उसका ऑर्डर क्या होगा, n बाई डी होगा। और h का ऑर्डर हमने क्या माना है, m माना है। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि n बाई डी जो मैंने यहाँ लिखा है अभी, ये n बाई डी है ना, वो m को डिवाइड कर रहा है, वैसे m है वो भी n बाई डी को डिवाइड करेगा। ये दिखाना है हमें। हमने आधा काम कर दिया कि n बाई डी कैन डिवाइड m, ये तो हमने कर दिया। अब हमें इसका उल्टा करना है कि m भी डिवाइड करता है n बाई डी को, तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये उल्टा वाला काम कैसा करेंगे, उल्टा काम कैसे करेंगे, बात तो ये है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, कुछ मान के चलेंगे। जब कुछ भी नहीं हो तो इसी चीज को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है ना, इस बार a टू द पावर s और उसकी पावर क्या है n बाई डी। ठीक है, अब इसको करते हैं कुछ इसका काम। a टू द पावर क्या हो जाएगा, a का ऑर्डर क्या है, n आ जाएगा, और उसकी पावर बन जाएगी क्या, s अपॉन डी। और ये इससे यहां से क्या आ जाएगा, ये तो e बन जाएगा फिर से। और इसका इस बार इसका क्या मतलब हुआ है, बोलो बोलो। इसको क्या लिखेंगे,
एस वाई डी एक पूर्णांक नंबर है, बिल्कुल है। तो फिर अब इसको देखते हैं। इसको हम यहाँ लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जो एस है ना, ए टू द पावर एस, वो किसको डिवाइड कर रहा है? वो एन बाई डी को डिवाइड कर रहा है। ऐसा लिखेंगे क्या? बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? एन बाई डी। और ऑर्डर ऑफ एस को क्या लिखते हैं? एम लिखा था हमने कुछ देर पहले, तो एम इसको डिवाइड कर रहा है, और इससे क्या हो जाएगा? हमने पहले दिखाया था एन बाई डी एम को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आ गया एम डिवाइड कर एन बाई डी को, हो गया काम, दिखा दिया हमने कि एम है वो किसके बराबर है? एन बाई डी के बराबर है। अब उसके बाद में एक कॉरोलरी और लिखी गई है। कॉरोलरी में क्या लिखा है? कॉरोलरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना? कॉरोलरी पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ देता हूँ आपके लिए। कॉरोलरी पढ़ के दिखाता हूँ आपको। कॉरोलरी में पता है क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि इफ ए इज जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, ऑर्डर एन का साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और जिसका जनरेटर क्या है? ए है, देन द अदर जनरेटर ऑफ जी आर ऑफ द फॉर्म ए टू द पावर आर, वेयर आर इज द रिलेटिवली प्राइम टू एन। इसको यूज होगा, ये वाली जो हमने लिखी ना अभी, वो वाली पूरी पूरी इसमें यूज होगी। कुछ भी नहीं करना है। हमने क्या लिखा था अभी? हमने लिखा था कि ऑर्डर ऑफ ए हमें दिया हुआ है, तो हमने ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर हमने क्या निकाल लिया था? एस निकाल दिया था। क्या निकाला था? ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एस निकाला था कि एन डिवाइड बाई डी, वेयर डी इज द HCF ऑफ एन एंड एस। लेकिन हमें यहाँ पर दे दिया कि आर का को प्राइम जो ए है उसका जो ऑर्डर क्या है? एन है, और एन का जो भी को प्राइम है वो वाले नंबर आएंगे। तो बस ये तो इसी का ही है, बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगा ये तो। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलरी है, सेकंड कॉलरी है, वो कॉलरी है वो इस प्रकार से लिखी गई है कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए कंपोजिट ऑर्डर possesses अदर प्रॉपर सब ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास में एक जो हमारा जो है सब ग्रुप है, हमारा एक ग्रुप है, हमारे ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है? MN टाइप का है, कंपोजिट है, यानी कि 15, 20, 25 नहीं, 35 कुछ इस प्रकार से हैं, 6, 12, 14 इस प्रकार का है। तो अब हमें बताना है कि इसके जो सब ग्रुप होंगे वो भी प्रॉपर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे ना वो प्रॉपर होंगे, वो यही चीज है, ठीक है। इसमें उचित उपसमूह विद्यमान होंगे, बिल्कुल विद्यमान होंगे। और हम अभी जो किताब पढ़ रहे हैं वो सबसे खराब दर्जे की किताब है, नहीं तो इसके अंदर ये भी दिया होता उनके सभी के ऑर्डर किस प्रकार से होते हैं, उन पर एक दो थ्योरम होती, लेकिन वो इसमें नहीं है क्योंकि हम सबसे खराब किताबें पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। चलो पढ़ेंगे उसको भी, जो मैंने भी कहा है ना वो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे बहुत ही जल्द। हमारे पास में अच्छी किताबें भी है, उनमें से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। उसके एग्जाम्पल्स है 5-6, वो पढ़ लेते हैं फटाफट, और फिर आज का टॉपिक हमारा जो साइक्लिक सब ग्रुप है वो पूरा हो जाएगा इसके साथ ही। इसका पहला एग्जाम्पल कहता है, क्या कहता है? पहला एग्जाम्पल कहता है कि प्रूव दैट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक। बहुत ही प्यारा सवाल है। हमें प्रूव करना है कि हमारे पास में कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है वो साइक्लिक होगा। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, ये हमें दिखाना है। चलो लिख देता हूं पहले मैं, एवरी ग्रुप ऑफ
ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो ग्रुप जी है वो कुछ ऐसा है, इसमें एलिमेंट क्या है, एक तो ई होगा, ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए, उसके अलावा दो और होंगे ए और बी। ठीक है, अब ये ग्रुप के एलिमेंट है, मैं ये पता है कि ग्रुप के एलिमेंट्स में जो बीच में ऑपरेशंस उनके बीच में संक्रिया लगेगी, उसके बाद में जो नए एलिमेंट्स मिलेंगे वो भी इसी के अंदर होने चाहिए। तो देखते हैं, जैसे ई और ए मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ई और बी मिलकर क्या बनाएगा, वापस बी बनेगा। ये तो हमें पता है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन होने के बाद में वही एलिमेंट मिलेगा, वापस ए और बी ही मिलेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि ए और बी ये दोनों एक दूसरे साथ ऑपरेट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये ई मिलेगा, या ए बी ऑपरेट होने वाला ए मिलेगा, या ए बी ऑपरेट होने के बाद में बी मिलेगा। बताओ क्या क्या मिलेगा? ये तीन है कंडीशन हमारे पास में कि ए और बी ऑपरेट होने के बाद में या तो ई मिलेगा, या ए मिलेगा, या बी मिलेगा। इनमें से दो, ये वाली, ये तो हम दोनों क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, निगेट कर देते हैं। किसके बेसिस पर? ये इसके बेसिस पर कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कि बी है वो ई है, और यहाँ से हमें मिलेगा कि ए है वो ई है। लेकिन हमें तो पता है कि ये तीनों अलग अलग एलिमेंट है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, हमारा बचा ये, सिर्फ ये हो सकता है। अब हम देखते हैं और कि ए स्क्वायर या तो ए हो सकता है, ए स्क्वायर या तो क्या हो सकता है, ई हो सकता है, या ए स्क्वायर है वो बी हो सकता है। देखते हैं, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो यहां से क्या आएगा, ए है वो ई आ जाएगा, यही मिलेगा। और यहां से क्या मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अगर बी है, ए से ऑपरेट होने के बाद में अगर हमें बी मिल रहा है, और ए स्क्वायर, ये सबसे पहले ये तो हो ही नहीं सकता, इसको हम फिर से नकार देते हैं, ये गलत है। अब हम चेक करते हैं ये क्या ये सही है, हमने ये दिखा था कि ये सही है, एकदम ये सही है, तो इसको काम में ले लेते हैं इसके बराबर में रख के। तो ए स्क्वायर बराबर में ए बी रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा कि बी और ए बराबर है। कहाँ बराबर है, बराबर होने नहीं है, तीनों अलग अलग एलिमेंट, तो यानी ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, फिर बचा ये। ठीक है, तो कि ए स्क्वायर ए बी दोनों ऑपरेट होने के बाद ई मिलेगा, बी और ए ऑपरेट होगा फिर भी ई मिलेगा, ए स्क्वायर होगा बी हो जाएगा, बी स्क्वायर है वो ए हो जाएगा, बस। यानी कि पता चल गया ना कि ए स्क्वायर वो ए बी मतलब ये गलत हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर है वो बी, यानी कि बी है वो क्या है, यानी मैं इसको लिख दूँ, दोबारा लिखूँ तो क्या बनेगा, ए और ए स्क्वायर, यानी क्या हो गया, ये कैसा ग्रुप है, एक साइक्लिक ग्रुप है ये। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल कर लिया, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। एग्जाम्पल टू में क्या लिखा है, एग्जाम्पल टू में लिखा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। यार इसमें प्रूव करने लिए कुछ है ही नहीं, इसमें इसको साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है, तो ये तो हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं है प्रूव करने के लिए। इसको एक क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। वही x1 और x2, ठीक है, माइवर पर में से थोड़ा सा और दिखाना है इसको।
नॉर्मल सवाल है, इसको कर लेना कोई भी, ठीक है। इसमें ऐसा है, जैसे हम देखते थे ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो क्या था, nth रूट नहीं था, वो था थर्ड रूट, ऐसा समझ ले, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी या क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी था, इस प्रकार से था। और उसमें क्या करते थे, और यहाँ क्या करेंगे, वहाँ लिखा तो होता था कि जो जी है वो कुछ इस प्रकार से जनरेट हो रहा है कि क्या लिख रहा है, ओमेगा और सच दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी कि एक तो होगा ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, यानी 3 एलिमेंट है उसके अंदर, है सेट के अंदर होते थे। अब हम क्या करते थे कि उनमें से क्या करते थे कि x1 और x2 ऐसे कोई 2 एलिमेंट ले लेते थे उस जी के। वही था, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ले लेंगे, फिर ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा 1 की पावर 3 और ओमेगा 2 की पावर 3 दोनों की 1 है, तो उससे आ जाएगा कि दोनों एलिमेंट के ओमेगा 1 ओमेगा 2 की पावर 3 भी 1 होगा, यानी ये हमने प्रूव कर दिया। ऐसा ही कुछ दिखाना होगा, इसमें कुछ नहीं है इसमें। अब एक थर्ड एग्जांपल है वो करता हूँ मैं, और उस पर चलते हैं। उसमें क्या करना है, हमें उसके जनरेटर है वो सभी चेक करने हैं कि कौन कौन जनरेटर होगा इसमें। ठीक है, अब इसके जनरेटर फाइंड करते हैं। हमें पता है जीरो से तो कुछ जनरेट नहीं होगा, कैसे होगा, जीरो नहीं होगा इसमें जनरेटर, क्योंकि जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो थोड़ी मिलेगा, है जीरो तो मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 ये कैसे मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। वन वन में वन जोड़ने पर वन मिलेगा, वन में टू जोड़ेंगे, वन और जोड़ेंगे टू मिलेगा, उसमें वन और जोड़ेंगे 3 4 5 6 6 सब मिल जाएंगे, 6 में वन और जोड़ेंगे तो जीरो मिल जाएगा, ऐसे। 6 तक तो होता ही नहीं है, ये 5 तक ही है। किसने लिखा है ये, ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है, ये इतना ही है। 2 दो जोड़ो, 2 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, है इसमें दो, उसमें 2 और जोड़ो, जीरो मिल जाएगा, ठीक है, उसमें फिर 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 जनरेटर नहीं है। 3 3 खुद है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, उसमें 3 और जोड़ेंगे, फिर से यही 3, और कुछ नहीं मिल रहा। अब और देखते हैं, 3 के बाद में 4 आ गया, 4 देखो, बोलो बोलो 4 के लिए, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 से तो 2 आ जाएगा, और 4 थी 12, 12 से जीरो मिल जाएगा, इस प्रकार से इसमें भी नहीं मिलेगा। 5 से आ जाएगा। देखो इसको सीधा सीधा अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाए ना, तो इसको सीधा चेक करने का तरीका यही है कि इन सभी में से देखेंगे कि इस 6 के साथ में को प्राइम कौन कौन से नंबर है, तो 5 एक ही है और 1 तो होता ही है, बस इस प्रकार से। तो इसमें 1 और 5 है ना, वो 2 जनक है इसके। अब मैं इसके एक एग्जांपल और है, नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें भी जनक पूछा है, वो भी बता देता हूँ। हाथों हाथ इसमें लिखा है कि जी वो मल्टीप्लाई के लिए, इसमें इस बार वाला 1 2 3 4, इसके जनक बताने हमें पता है 1 से तो कुछ जनरेट नहीं होने वाला, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कितनी बारी कर लें, 1 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। 2 की करो, बिल्कुल 2 होगा, कैसे 2 की मल्टीप्लाई एक बार ही करेंगे, मतलब 2 सिर्फ 2 है, 2 तो है ही, 2 की मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 5 से रेजिड्यू लगाएंगे, इसका रिमाइंडर देखेंगे 3 मिल जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कितनी बार, 4 बार तो आएगा, 2 की पावर 4 16 में 5 और देखेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 गुणा 2 गुणा 2
कितनी बार करेंगे, 5 बार, तो आ जाएगा कितना, क्या 32। 5 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, फिर से 2। इस तरीके से मतलब मिल जाएगा सभी के सभी एलिमेंट। तो इसका जनक क्या है, 2 जनक है इसका। क्या निकाल के बताऊं क्या, देखो दो की पावर 5, 32 में नहीं, 32 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 36, 2 ही बचेगा आने से। तो वैसे यहीं तक ही हो गया, ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा 3 भी और 4 भी है क्या, हाँ 4 भी तो है इसका। चलो 4 देखते हैं, पहले 3 के देख लेते हैं। 3 बिल्कुल हो गया। पता चल गया ना। अब उसके बाद में आगे वाला सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में, और उसके बाद एक एग्जाम्पल और अच्छा है। एग्जाम्पल 5 में लिखा है कि फाइंड ऑल द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 12, 8 और 12 साइक्लिक ग्रुप है जिसके उसके सभी के सभी जनरेटर फाइंड करने हैं। जिसका पहले देते हैं 12, ठीक है। मान लेते हैं कि जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 8 है, वो ए से जनरेट हो रहा है। तो इसके बाकी जनरेटर होंगे ना, वो क्या क्या होंगे, 8 के साथ में ए तो हो ही गया। अब ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 3 बिल्कुल होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा बस। और ये तो हो गया ऑप्शन ए। बी देखते हैं, 12, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा सीधा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। हो गया ना बस। 5 7 11। एग्जाम्पल 6 है वो बिल्कुल इजी है, उसको मैं समझा देता हूँ, बाकी आप कर लेना, बहुत इजी है। इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें पूछा है सवाल में, एग्जाम्पल में पूछा है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर। एक साइक्लिक ग्रुप के का एग्जाम्पल हमें देना है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 या 2 से बड़ा है, इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी इज इट्स जनरेटर, ठीक है। इसमें लिखा है कि जिसमें तत्समक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव जनक हो, तत्समक के अलावा सभी के सभी उसके अवयव है ना वो जनक हो। यानी हमने थोड़ी देर पहले जो किया था वो था सब, क्या था उसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसमें 1 तो जनक नहीं था,
पर उसके अलावा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों उसके जनरेटर थे। बस यही था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे कोसेट्स, पढ़ेंगे सह समुच्चय की कुछ एक थ्योरम्स, और उसके बाद में उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। और अगली बार हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे पूरी एक्सरसाइज के एक साथ।